अब हम बात करेंगे शोल्डर डिस्ट्रोशिया के बारे में, जो कि किसका कॉम्प्लिकेशन है, मैक्रोजोमिया का कॉम्प्लिकेशन है। ये होता क्या है एक्चुअल में, देयर इज डिले इन द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर ऑफ मोर देन 1 मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हेड। हेड की डिलीवरी के बाद अगर 1 मिनट के बाद भी आपका शोल्डर डिलीवर नहीं होता तो उसको हम शोल्डर डिस्ट्रोशिया कहते हैं। इसका डायग्नोसिस हम करते हैं टर्टल साइन की मदद से। ये टर्टल साइन क्या होता है? इट इज सडन पुलिंग बैक ऑफ द हेड ऑफ द बेबी टुवर्ड्स द मैटरनल पेरिनियम आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद अगर बच्चा सडनली पुल बैक करे अपने हेड को टुवर्ड्स द मैटरनल पेरिनियम तो उसको टर्टल साइन कहता है, जो कि डायग्नोस्टिक होती है ऑफ शोल्डर डिस्ट्रोशिया। ये एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर इसी सेम पोजीशन में आपका बेबी ज्यादा टाइम तक रहे जहां पर उसका शोल्डर डिलीवर नहीं हो रहा तो वो हाइपोक्सिया के अंदर जाता है। फिर आगे जाकर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उस हाइपोक्सिया के कारण हो सकते हैं, इसीलिए एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? हमेशा लेबर में आप फीमेल को बोलते हो कि पुश करो पुश करो, यहाँ पर फीमेल को बोलना है कि नॉट टू पुश, पुश मत करो, किसी हेल्प को बुलाना है, क्योंकि अब ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, 2 लोग जरूर लगेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। साथ में आप ब्लैडर को एम्प्टी कर लो और एपिजोटोमी कर लो। एपिजोटोमी का एक इंडिकेशन आपका क्या हो गया? शोल्डर डिस्ट्रोशिया। फिर हम बात करने हैं कि ये 3 चीजें करने के बाद आपको कुछ मनूवर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि मदद करेंगे शोल्डर को डिलीवर करने में। इन मनूवर्स के बारे में 2 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये मनूवर्स आपको सिंक्रोनसली परफॉर्म करना है टू दी कॉन्ट्रैक्शंस, और ये मनूवर्स कभी भी आपके पेल्विक डायमीटर को चेंज नहीं करेंगे। पहला मनूवर जो आप परफॉर्म करते हो वो होता है मैक रॉबर्ट्स मनूवर। ये मैक रॉबर्ट्स मनूवर जो होता है, इट इज एक्चुअली सडन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द थाई जॉइंट। मैटरनल थाई जॉइंट का सडन फ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑन द मैटरनल एब्डोमेन इज कॉल्ड एज मैक रॉबर्ट्स मनूवर। ये करता क्या है? ये सेफेलॉइड रोटेशन कॉज करता है सिम्फाइसिस प्यूबिस का, जिसके कारण आपका जो सेक्रम है उसकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। सेक्रम की क्या हो जाती है? स्ट्रेटनिंग हो जाती है, जिसके कारण जो सेक्रल प्रोमेंट्री आपका पहले ऑब्स्ट्रक्शन था अब वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहा। स्ट्रेटनिंग होगी सैक्रम की, सेक्रल प्रोमोन्ट्री आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहा नहीं, और ज्यादा एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर में आप स्पेस अवेलेबल है, जिसके कारण शोल्डर डिलीवर हो सकता है। मान लीजिए ये मैक रॉबर्ट्स मनूवर आपका फेल कर जाता है तो आपको प्रेशर ऐड करना है। जो प्रेशर आप ऐड करोगे वो सुप्राप्यूबिक प्रेशर होगा। कभी भी फंडल प्रेशर आप नहीं ऐड करते इन दी शोल्डर डिस्ट्रोशिया, सुप्राप्यूबिक प्रेशर ऐड करते हो। इस डायग्राम के अंदर आप मैक रॉबर्ट मनूवर तो परफॉर्म हो ही रहा है, साथ में इस हाथ से जो है सुप्राप्यूबिक प्रेशर ऐड हो रहा है, ठीक है। और आपको यह भी बात पता होनी चाहिए कि ड्यूरिंग मैक रॉबर्ट मनूवर कौन सी नर्व इंजरी हो सकती है मदर के अंदर, तो वो होती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि पेन सेंसेशन को कैरी आउट करती है फ्रॉम द आउटर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। अगर ये बेसिकली इंजरी हो गई इसकी तो उसके कारण जो होगा वो होगा मिराल्जिया पैरास्थेटिका। क्या होगा? मिराल्जिया पैरास्थेटिका। फिर हम बात करते हैं कि मैक रॉबर्ट अगर फेल कर गया तो आपको सुप्राप्यूबिक प्रेशर ऐड करना है। अगर ये सुप्राप्यूबिक प्रेशर ऐड करने से भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता तो आपको ये मनूवर कैरी करना है, गैस्किन ऑल फोर्स मनूवर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चारों के चारों लिम्स आपको जमीन पे टेकने हैं और ये मनूवर परफॉर्म करना है। रोल ओवर मनूवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी तक हमने जो 3 चीजें की, मैक रॉबर्ट मनूवर, सुप्राप्यूबिक प्रेशर का एडिक्शन और गैस्किन ऑल फोर मनूवर, इन तीनों के अंदर आपको पेल्विस के अंदर हाथ नहीं डालना था, ये एक्सटर्नल मनूवर्स थे। अब हम मनूवर जो परफॉर्म करेंगे उनके अंदर वो इंटरनल मनूवर्स होंगे, पेल्विस के अंदर हम हाथ डालेंगे। पहला जो होता है वो होता है जैकिमर्स मनूवर। जैकिमर्स मनूवर के अंदर हम बेसिकली पोस्टीरियर आर्म को डिलीवर करते हैं बाय पुटिंग हैंड ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन इनसाइड द पेल्विस ऑफ द फीमेल। पोस्टीरियर आर्म को हम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। फिर जैकिमर्स मनूवर के बाद अगर ये भी सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको करना है रोटेशनल मनूवर। रोटेशनल मनूवर के अंदर आप पेल्विस के अंदर हाथ डालोगे, शोल्डर को रोटेट करोगे और फिर शोल्डर को डिलीवर करोगे। ये बहुत ही थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है फीमेल के लिए, इसलिए इसको एनेस्थीसिया की भी जरूरत पड़ेगी और एक्सपर्टीज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेल्विस के अंदर डाल के शोल्डर को पकड़ के उसको रोटेट करना है ना, तो काफी एक्सपर्टीज की जरूरत भी पड़ेगी और एनेस्थीसिया की भी जरूरत पड़ेगी। रोटेशनल मनूवर के 2 टाइप्स होता है, एक रूबिन्स रोटेशनल मनूवर और एक वुड्स कॉर्कस्क्रू रोटेशनल मनूवर। मान लीजिए ये रोटेशनल मनूवर भी आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो जो क्लेविकल है बेबी का उसको तोड़ने की आपको काम करना पड़ेगा। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? एक तो उसके एंटीरियर क्लेविकल को हम फ्रैक्चर कर सकते हैं अपने हाथों से डायरेक्टली, या फिर उसको कट कर सकते हैं क्लेविकल को बाय दी सीजर्स, जिसको हम बोलेंगे क्लाइडोटोमी। ये दोनों में से कोई एक भी चीज आप कर सकते हो। और ये बेसिकली करेगा क्या? इट विल कॉज रिडक्शन इन दी बिस एक्रोमियल डायमीटर, जो कि फिर आके बेसिकली आपका शोल्डर को डिलीवरी में मदद करेगा। बिस एक्रोमियल डायमीटर आपका कम हो जाता है। मान लीजिए कि ये बिस एक्रोमियल डायमीटर कम होने के बाद भी आपका शोल्डर डिलीवर नहीं होता तो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर आपको ये जावानेली प्रोसीजर कैरी आउट करनी पड़ेगी, जिसमें आप जो हेड है बेबी का उसको फिर से पेल्विस के अंदर डालोगे और सिजेरियन सेक्शन के लिए फीमेल को लेकर जाओगे।
तो ऑर्डर क्या है, मैक रॉबर्ट करो पहले, अगर ये फेल कर जाए तो सुप्रापेबिक प्रेशर को ऐड करो, ये भी फेल कर जाए तो गैस्किन ऑल फोर मनोवर करो। अभी तक हम एक्सटर्नल मनोवर कर रहे थे, उसके बाद जैकिमर मनोवर करो जिसमें पोस्टीरियर आर्म डिलीवर करता है होता है। ये अगर नहीं चले तो रोटेशनल मनोवर करो, रोबिन और वुड कॉर्कस्क्रू जैसे। ये फेल कर जाए तो क्लाविकल को तोड़ो, एक तो फ्रैक्चर कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कट कर सकते हो क्लाइडेटोमी के थ्रू। अगर ये भी काम ना करे तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आपको जावानेली प्रोसीजर करनी है, जिसमें डायरेक्टली आपको बेबी को पुश बैक करना है इनटू द पेल्विस और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी को बाहर निकालना है। ड्यूरिंग दिस शोल्डर डिस्टोकिया मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वो होता है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये दोनों मोस्ट कॉमन तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोकिया फीटस वाला, वो होता है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में जो इंजरी एक्चुअल में होती है ज्यादातर, वो होती है अर्ब पाल्सी, जिसका नर्व रूट होता है C5 C6। अर्ब पाल्सी में जो डिफॉर्मिटी होती है उसको हम कहते हैं पुलिसमैन टिप हैंड। कुछ इस तरीके से होता है पुलिसमैन टिप हैंड, जो कि क्या आपका जो आर्म है ये अडक्टेड है, ये फ्लेक्स्ड है एट रिट जॉइंट और इंटरनली रोटेटेड है। अडक्टेड आर्म इज अडक्टेड, इंटरनली रोटेटेड एंड फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट। इसको हम पुलिसमैन टिप हैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये अर्ब पाल्सी पुलिसमैन टिप हैंड दो जगहों पर आपको देखने को मिलता है, एक शोल्डर डिस्टोशिया और एक फोर्सेप्स वाली इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, वो पीपीएच होता है, पहले ही बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं कि न्यूबॉर्न जो बेसिकली बर्थ हो चुका है, जिस बेबी का बर्थ हो चुका है टू डायबिटिक मदर, उसको किस किस चीजों का रिस्क होता है। तो टोटल 6 चीजों का रिस्क होता है, आपको 6 के 6 बताते हैं। पहला होता है हाइपोग्लाइसीमिया। जब बेबी अंदर था, मतलब फीटस के फॉर्म में था, इंट्रा यूटेराइन था, तो उसको ग्लूकोज मिल रहा था मदर की तरफ से, जिसके कारण उसकी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रहा था मदर की तरफ से। अब वो जब बाहर आ जाएगा तो इंसुलिन के लेवल्स तो बढ़े हुए, हाइपर इंसुलिनिया है, लेकिन अब ग्लूकोज नहीं आ रहा मदर की तरफ से, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया के स्टेट के अंदर चला जाएगा। सोर्स भी नहीं रहा और हाइपर इंसुलिनिमिया भी प्रेजेंट है, इसीलिए जो है हाइपोग्लाइसीमिया पहला रिस्क फैक्टर रहेगा टू द न्यूबॉर्न। दूसरा पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि जितना बड़ा बेबी होता है ना उतने ज्यादा एपिसोड्स ऑफ हाइपोक्सिया आते हैं। ज्यादा हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस को, रिजल्टिंग इनटू पॉलीसाइथीमिया। अब जितना ज्यादा पॉलीसाइथीमिया मतलब ज्यादा आरबीसी, ज्यादा फीटल आरबीसी, मतलब ये ज्यादा फीटल आरबीसी छोटे लाइफ स्पैन के रहते हैं एक्चुअली। फीटल आरबीसी ज्यादा, फीटल आरबीसी तो ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा बिलीरुबिन होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ये भी आपका न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिलता है ऑफ अ डायबिटिक मदर। फिर हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसिमिया, ये कैसे देखने को मिलता है, ये इसका बड़ा इजी रीजन है। जैसे प्रीमैच्योरिटी होती है, जितना ज्यादा प्रीमैच्योर बच्चा रहेगा, जितना ज्यादा प्रीटर्म बच्चा रहेगा, क्योंकि बड़ा साइज का बेटा है ना, तो ये ज्यादा डिस्टेंशन कॉज करेगा यूटेरस का, रिजल्टिंग इनटू प्रीमैच्योर बर्थ। स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, आइट्रोजेनिक भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा प्रीमैच्योर होगा उतना ज्यादा हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसिमिया ये प्रेजेंट होगा। और जैसे मैंने बताया था कि मैक्रोजोमिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है डिलेड लंग मैच्योरिटी, तो बेसिकली वो डायबिटीज का भी कॉम्प्लिकेशन है, डिलेड लंग मैच्योरिटी रिजल्टिंग इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये बेसिकली कोई एनोमली नहीं है जो कि इन बच्चों के अंदर होती है, ये होती है ड्यू टू हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया को कंपनसेट करने के लिए ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एज अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन आता है, जो कि रिवर्सिबल होता है आफ्टर द बर्थ। कभी भी याद रखो ये कोई एनोमली नहीं है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। फिर हम बात करते हैं कि जो बेबीज दे आर बोर्न टू द डायबिटिक मदर, उनको हाई रिस्क होती है ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज लेटर इन दी लाइफ। फिर हम बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में पहला कॉम्प्लिकेशन होता है इंक्रीज रिस्क ऑफ अबॉर्शंस। ये लेकिन ये अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज में होंगे। वेल कंट्रोल अगर डायबिटीज होगा तो फिर ये अबॉर्शंस नहीं होंगे। फिर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री इक्लेम्सिया, 15 से 20% चांस होता है कि इन फीमेल्स के अंदर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री इक्लेम्सिया। फिर पॉलीहाइड्रोमनियास, ये भी एक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है इन डायबिटिक फीमेल्स। क्यों? देख, रीजन बड़ा सिंपल है। जब डायबिटीज है फीमेल के अंदर, तो आपको डायबिटीज का जो ट्रायड होता है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया, वो वाला ट्रायड, वो बेसिकली आपको बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण फीटल यूरिन जो है वो बढ़ जाता है, फीटल पॉलीयूरिया होता है। जब फीटल पॉलीयूरिया होगा तो साथ में आपका जो ग्लूकोज के लेवल से डायबिटीज के कारण वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी बढ़ जाएंगे। जब ग्लूकोज के लेवल्स एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बढ़ जाएंगे तो बेसिकली आपका ये ज्यादा ग्लूकोज ज्यादा वाटर को इम्बाइब करेगा, ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टिंग इनटू पॉलीहाइड्रोमनियास। और बिकॉज ऑफ एनोमली, एनोमली जैसे कि एनेंसेफेली, उसमें फिटल सॉलोइंग एब्सेंट रहेगा, रिजल्टिंग इनटू पॉलीहाइड्रोमनियास। ये तीनों चीजें जो बेसिकली है पॉलीहाइड्रोमनियास कॉज करते हैं इन अ डायबिटिक मदर। फिर डायबिटिक मदर इज आल्सो एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस। दो इन्फेक्शंस के बारे में आपको प्राइमरीली याद होना चाहिए, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कैंडिडियासिस। इसीलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को देखने के लिए हर ट्राइमेस्टर में एवरी टाइम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होती है इन अ केस ऑफ डायबिटिक मदर। प्रीटर्म लेबर की बात करते हैं तो प्रीटर्म लेबर आपके डायबिटिक मदर में 3 चीजों के कारण हो सकता है। एक तो आइट्रोजेनिक, मतलब डॉक्टर ने इंड्यूस कर दिया प्रीटर्म लेबर। दो चीजें जो हो सकती है स्पॉन्टेनियसली जब प्रीटर्म लेबर आएगा, वो होगा ड्यू टू ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूटेरस, क्योंकि बच्चा बड़ा है, पॉलीहाइड्रोमनियस है, जिसके कारण ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा यूटेरस का। एंड दूसरा है इन्फेक्शन। ये दोनों भी रिस्क फैक्टर होते हैं आपके प्रीटर्म लेबर के। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑपरेशनल डिलीवरीज। और सातवां आपका कॉम्प्लिकेशन होता है मैटरनल, दैट इज पीपीएच। पीपीएच जो होता है ये मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होता है बेबीज के, सॉरी मदर्स के अंदर।
एंड आठवां जो होता है कि 50% ऑफ वीमेन जिनको जीडीएम होता है वो आगे जाकर लेटर इन लाइफ टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करती है। इसीलिए जब भी किसी फीमेल को जीडीएम होगा उसके डिलीवरी के बाद 6 वीक्स पोस्टमार्टम आप 2 आवर ओरिजिडिटी टेस्ट करोगे। ओके, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, कभी भी आप मुझे ये बताइए कि डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर आईयूजीआर और ओलिगोहाइड्रोमनेस ये कॉमन हो सकते हैं क्या? मतलब कॉमन नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है क्या? जी हाँ, आईयूजीआर एंड ओलिगोहाइड्रोमनेस दिस आर पॉसिबल इन डायबिटिक प्रेगनेंसी, बट ये बहुत अनकॉमन होता है। नॉर्मली आपको डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर पॉलीहाइड्रोमनेस मिलेगा, ये दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ये काफी अनकॉमन होता है। कब मिलता है? अगर डायबिटिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट वैस्कुलोपैथी डेवलप कर ले, तो वैस्कुलोपैथी के कारण यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होगा, रिजल्टिंग इनटू बोथ ओलिगोहाइड्रोमनेस एंड आईयूजीआर। लेकिन ये काफी रेयर होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज मोर कॉमन इन डायबिटिक प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनेस और ओलिगोहाइड्रोमनेस, तो आपको पॉलीहाइड्रोमनियाज ही मार्क करना है। मैनेज कैसे करोगे आप डायबिटीज को इन प्रेगनेंसी? बड़ा सिंपल है मैनेज करना, मैटरनल मॉनिटरिंग, फीटल मॉनिटरिंग दोनों करनी है। फीटल मॉनिटरिंग में आपको एक चीज पता करनी है कि डॉपलर रूटीनली करते हैं या नहीं करते हैं। तो डॉपलर, अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर आप रूटीनली नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? मुझे बताइए कि अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर आप क्यों करते थे? अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर आप करते थे यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी को देखने के लिए। अब जब यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी ही अनकॉमन है, रेयर है इन डायबिटिक प्रेगनेंसी, तो आप अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर रूटीनली क्यों करोगे? तो इसलिए अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, कोई भी डॉपलर आप रूटीनली नहीं करते हो इन द डायबिटिक मदर। फिर हम बात करते हैं मैटरनल मैनेजमेंट के बारे में। अब डायबिटीज इन प्रेगनेंसी दो टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, प्री जेस्टेशनल हो सकता है या फिर जेस्टेशनल हो सकता है। अगर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसके अंदर आपको एक ही चीज करनी है, स्ट्रिक्टली ग्लूकोज कंट्रोल, स्ट्रिक्टली शुगर कंट्रोल, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है इंसुलिन। अगर पहले फीमेल प्रेगनेंसी से पहले किसी और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे थी तो उसको चेंज कर दो, इंसुलिन स्टार्ट कर दो प्रेग्नेंट होने के बाद। फिर हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जिसके लिए आपके पास डिप्सी नाम की गाइडलाइंस होती है। अगर मोर देन 140 इक्वल टू 140 ये लेवल से आपके शुगर के, तो फिर आप कुछ अलग मैनेजमेंट करोगे। अगर मोर देन इक्वल टू 200 ये लेवल से आपके बेसिकली ग्लूकोज के, तो आप अलग मैनेजमेंट करोगे। अगर मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर ये ग्लूकोज के लेवल है, तो उसको हम ओवर डायबिटीज के नाम से ये टर्म देंगे। और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वो रहेगा आपका इंसुलिन 8 यूनिट्स। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? इंसुलिन 8 यूनिट्स। अगर मान लीजिए आपके लेवल जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मोर देन इक्वल टू 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होता है, तो इनिशियल एडवाइस आपकी क्या रहेगी? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्लस एक्सरसाइज। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को डायबिटिक डाइट के नाम से भी जानता है, और एक्सरसाइज आपको 30 मिनट करना है हर दिन। ये आपको दोनों का कॉम्बिनेशन 2 हफ्ते के लिए चलाना है। 2 हफ्ते के बाद हम फिर से शुगर को चेक करेंगे। फिर हम बात करते हैं कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी में आप करते क्या हो। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर आप कैलोरीज को, टोटल कैलोरीज को ऑफ डे कैलकुलेट करते हो, और आप ये कहते हो कि टोटल कैलोरीज ऑफ डे में से 40 to 50% कैलोरीज कार्ब से आनी चाहिए, 40% फैट से आनी चाहिए, 10 to 20% फैट प्रोटीन से आनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो 40% कैलोरीज फैट से आ रही है उसमें सैचुरेटेड फैट से सिर्फ और सिर्फ लेस देन 10% कैलोरीज आनी चाहिए। और आपको यह भी सजेस्ट करना है कि 3 स्मॉल मील्स लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके साथ 3 स्नैक टाइम्स भी रखिए। ये आपका मदद करेगा इन कंट्रोलिंग दी शुगर लेवल्स। 2 हफ्ते के बाद जब आप ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे, उसके 2 हफ्ते के बाद आपको चेक करना है 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स। पहले आपने क्या किया था? 2 आवर ओजीडीटी किया था, जिसके ऊपर से आपने मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट डिसाइड किया था। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप क्या कर रहे हो? 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स चेक कर रहे हो। अब ये 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल लेवल्स के लिए जो कट ऑफ होता है वो होता है 120। अगर 120 से कम होता है आपका लेवल्स ग्लूकोज का, तो आप ये मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्लस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपका लेवल्स मोर देन इक्वल टू 120 हो जाता है, तो फिर आपको डायरेक्टली ड्रग ऑफ चॉइस देना है, दैट इज योर इंसुलिन। इन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस भी आपका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो इंसुलिन ही होता है। लेकिन आप ये याद रखें कि जीडीएम के पेशेंट के अंदर, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट के अंदर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी यूजफुल हो सकते हैं, दे कैन आल्सो बी गिवन। ओके, और कौन से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को आप ज्यादा यूज करते हो? मेटफॉर्मिन को ज्यादा यूज करते हो एज कंपेयर टू ग्लाइब्यूराइड, क्योंकि जो मेटफॉर्मिन होता है ये मैक्रोजोमिया को भी ज्यादा कंट्रोल करता है, इसलिए आप ज्यादातर मेटफॉर्मिन को यूज करते हो। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है जीडीएम के अंदर? वो इंसुलिन ही है। कट ऑफ क्या है? 120 का है। फिर हम बात करते हैं कि कौन से इंसुलिन को यूज करते हो। इंसुलिन जो हम यूज करते हैं वो ह्यूमन का प्रीमिक्स इंसुलिन होता है, सबक्यूटेनियसली, मतलब मदर खुद जो है खुद को इंजेक्ट कर सकती है ये। और ये आप 30 मिनट लेते हो बिफोर द ब्रेकफास्ट। कब लेते हो? 30 मिनट लेते हो बिफोर द ब्रेकफास्ट। अगर शुगर लेवल 120 टू 160 के बीच में तो 4 यूनिट लो, 160 से 200 के बीच में तो 6 यूनिट्स लो, मोर देन इक्वल टू 200 है तो 8 यूनिट्स लो। ये आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि डिलीवरी आपको कब करनी है। अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज है तो 39 वीक्स तक आप डिलीवरी करो, 39 वीक्स या फिर अप टू 40 प्लस 6 वीक्स, ये आप यहां तक आप जा सकते हो अगर वेल कंट्रोल है तो। अगर वेल कंट्रोल नहीं है, पुअरली कंट्रोल है, तो 37 टू 38 वीक्स तब तक ही जाओ। सवाल इस पे पूछा जाता है। ओके,
अब डिलीवरी आपको करनी कैसी है? अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वजाइनल डिलीवरी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वजाइनल डिलीवरी करो। लेकिन क्या इंडिकेशंस होते हैं इन डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर फॉर द सिजेरियन सेक्शन? अगर एस्टिमेटेड बर्थ वेट आपको दिया गया है कि इट इज मोर देन इक्वल टू 4 kg, तो फिर आपको उस केस में जो है आपको क्या करना पड़ेगा? सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा टू अवॉइड द रिस्क ऑफ द शोल्डर डिस्ट्रोशिया, अर्प पाल्सी। इनकी रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप जो है डायबिटिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर वेट मोर देन इक्वल टू 4 kg है तो फिर सिजेरियन सेक्शन कर देते हो। नॉर्मल फीमेल्स के अंदर, नॉन डायबिटिक मदर्स के अंदर अगर एस्टिमेटेड बर्थ वेट मोर देन इक्वल टू 5 kg होता है तो जाके आप जो है सिजेरियन सेक्शन करते हो। फिर हम बात करते हैं कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितनी होती है ड्यूरिंग द लेबर। ड्यूरिंग द लेबर आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज करती है। रीजन क्या है? कि ड्यूरिंग द लेबर बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और फीमेल जो है वो एनर्जी कंज्यूम तो कर रही है लेकिन एनर्जी लेने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्लियर फ्लूइड्स है, कोई खाना उस टाइम पे आपकी वुमेन जो है वो लेती नहीं है। तो इसीलिए जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द लेबर वो डिक्रीज कर जाती है। अब ये कुछ डेप्थ वाले पॉइंट्स है आपके, डेप्थ वाले पॉइंट्स ये भी समझाते हैं आपको। देखो क्या है ना, ये छोड़ सकते हो, इतना ही पोर्शन है, आईए सेट में पढ़ लेना, तब तक के लिए टाटा।